नमस्कार साथियों, एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ में आज हम सेकेंड ईयर के मानव भूगोल की बुक में जनसंख्या नामक टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। जनसंख्या क्या होती है, जनसंख्या किसे कहते हैं, जनसंख्या का किसी राष्ट्र के संदर्भ में क्या महत्व है, इन सभी चीज़ों की चर्चा आज के इस वीडियो में की जाएगी। आज का ये जो हमारा वीडियो है जनसंख्या संबंधी दशाओं को समर्पित है। तो सबसे पहले हम चलते हैं जनसंख्या क्या होती है। देखिए, किसी भी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या के नाम से जाना जाता है। क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले मानव की जो संख्या होती है उसी को हम जनसंख्या के नाम से जानते हैं। जनसंख्या किसी भी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होती है और जनसंख्या के माध्यम से ही किसी देश की विभिन्न प्रकार की जनसांख्यिकी विषमताओं का या विशेषताओं का अध्ययन संभव हो पाता है। ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं इनका अध्ययन करना हमारे इस चैप्टर का में शामिल है। तो आज का ये जो हमारा चैप्टर है जनसंख्या संबंधी दशाओं के अध्ययन से ही संबंधित है। देखिए, राल्फ वाल्डो इमर्सन नामक एक विद्वान थे। उन्होंने कहा था कि किसी क्षेत्र की समृद्धता की पहचान वहाँ पाए जाने वाले सोने और चांदी के निक्षेपों से नहीं होती, अपितु संबंधित क्षेत्र में समृद्धता की जो पहचान होती है वो क्षेत्र में पाई जाने वाली स्त्री और पुरुषों की संख्या से होती है। अर्थात किसी भी राष्ट्र के विकास का जो आधार होता है वो जनसंख्या होती है और जनसंख्या के माध्यम से ही वर्तमान में किसी भी देश में आर्थिक विकास के स्तर का पता लगाना संभव हो पाया है। अब पूरे विश्व के अंदर जो जनसंख्या है ये एक समान रूप से नहीं पाई जाती, तो जनसंख्या का विश्व में जो फैलाव पाया जाता है वहीं से एक नई चीज़ निकल के आती है, जनसंख्या वितरण क्या होता है। तो जनसंख्या वितरण की यदि हम चर्चा करें तो जनसंख्या वितरण शब्द का शाब्दिक तात्पर्य होता है किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों का धरातल पर जो फैलाव पाया जाता है, धरातल पर मिलने वाले ऐसे फैलाव की स्थिति को ही हम जनसंख्या वितरण के नाम से जानते हैं। आपको बहुत इस तरह पता है कि पूरी पृथ्वी पर जनसंख्या का ये फैलाव समान नहीं मिलता। कहीं पर जनसंख्या का फैलाव बहुत ज़्यादा पाया जाता है तो कहीं पर जनसंख्या का फैलाव बहुत कम मिलता है। अलग अलग क्षेत्रों में जनसंख्या का ये जो फैलाव है इसके अलग अलग मिलने के पीछे बहुत सारे कारण उत्तरदायी होते हैं। तो क्षेत्र विशेष में मिलने वाले जनसंख्या के फैलाव को ही हम जनसंख्या वितरण के नाम से जानते हैं। हम चर्चा ये करेंगे कि अलग अलग क्षेत्रों में जनसंख्या का जो वितरण पाया जाता है वो अलग अलग क्यों पाया जाता है, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या फैलाव को प्रभावित करते हैं, या हम ऐसा कहें कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। क्योंकि एग्जाम में यदि हम देखें, पिछले एग्जामों की यदि चर्चा करें तो बहुत सारे एग्जाम में ये प्रश्न निकल के आए हैं, जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो जनसंख्या जो प्रभावित होती है, कहीं पर कम जनसंख्या मिल रही है, कहीं पर ज़्यादा जनसंख्या मिल रही है, इसके पीछे बहुत सारे कारण जिम्मेदार हैं। और उन कारणों की यदि चर्चा की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जो कारण होते हैं भौगोलिक कारण होते हैं, आर्थिक कारण होते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक कारण होते हैं, धार्मिक कारण होते हैं, राजनीतिक कारण होते हैं और पर्यावरणीय कारण होते हैं। ये सारे ऐसे कारण हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में मिलने वाली जनसंख्या वितरण की स्थिति को प्रभावित करते हैं। हम इन सभी कारणों का संक्षिप्त रूप में यहाँ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं भौतिक कारणों के ऊपर। बच्चों, भौतिक कारकों के अंदर धरातल से संबंधित विशेषताएं रखने वाले कारक शामिल होते हैं, जैसे भू-आकृति है, जलवायु संबंधी दशाएं हैं, जल उपलब्धता की स्थिति है। ये सारे ऐसे कारक हैं जो भौतिक कारकों के रूप में शामिल किए जाते हैं। भौतिक कारक किसी क्षेत्र की जनसंख्या का सबसे बड़ा नियंत्रक होता है। हम सबसे पहले पॉइंट की चर्चा कर लें, भू आकृति यानी धरातल की स्थिति कैसी है। देखिए, आप बहुत इस तरह जानते हैं
कि धरातल की जो स्थिति होती है उसका किसी क्षेत्र की जनसंख्या पर विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। जहाँ धरातल उबड़ खाबड़ मिलेगा वहाँ निश्चित रूप से ज़्यादा लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। इसके विपरीत जहाँ धरातल समतल मिलेगा वहाँ मानवीय बसाव के लिए आदर्श दशाएं विद्यमान होती हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में अधिक लोग बसना पसंद करते हैं। तो भू आकृति जहाँ अनुकूल होगी वहाँ ज़्यादा लोग बसना पसंद करेंगे, भू आकृति जहाँ प्रतिकूल होगी वहाँ कम लोग बसना पसंद करेंगे। इसी कारण यदि इस टॉपिक को हम आधार मान लें, पूरे विश्व के संदर्भ में चर्चा करें, तो विश्व के जितने भी समतल भाग हैं, समतल मैदानी भाग हैं, उनमें जनसंख्या का बसाव ज़्यादा पाया जाता है, जनसंख्या का फैलाव ज़्यादा पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे क्षेत्र मानवीय आवास बनाने के लिए अनुकूल होते हैं, साथ साथ में विभिन्न प्रकार के रेल मार्गों और सड़क मार्गों के विकास में भी सहायक होते हैं, और इसी के साथ साथ में यहाँ पे कृषि के लिए आदर्श दशाएं भी देखने को मिलती हैं। तो समतल मैदानी जो भाग हैं वो मानवीय बसाव के लिए अनुकूल होने के कारण अधिक जनसंख्या फैलाव की स्थिति को दर्शाते हैं। इसी कारण विश्व में सर्वाधिक जो जनसंख्या का वितरण हमें देखने को मिलेगा वो ज़्यादातर हमें समतल क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। यदि इस टॉपिक का अपोजिट कंडीशन हम देखें कि जहाँ भूमि या भूभाग उबड़ खाबड़ होगा, पहाड़ी क्षेत्र आप ले लें, ढलुआ क्षेत्र ले लें, पठारी भाग जो उबड़ खाबड़ भाग है वो ले लें, गिरी कंदराएँ ले लें, ऐसे क्षेत्रों में मानव का फैलाव कम मिलेगा। क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में मनुष्य के लिए न तो मकान बनाना आसान होगा और न ही सड़क मार्गों रेल मार्गों का विकास करना आसान होगा और न ही कृषि की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न किया जा सकता। तो ऐसे जो क्षेत्र होने वाले हैं वो मानवीय बसाव के दृष्टिकोण से या मानवीय फैलाव के दृष्टिकोण से कम फैलाव वाले क्षेत्र होने वाले हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में फिर जनसंख्या का जो वितरण भी होने वाला है वो कम होने वाला है। तो हमने एक टॉपिक की चर्चा की, भू आकृति संबंधी जो कारक था जनसंख्या वितरण और फैलाव को प्रभावित करने वाला। अब नेक्स्ट हम चलते हैं जलवायु संबंधी कारक के ऊपर। देखिए, जलवायु संबंधी कारकों की भी जनसंख्या के वितरण पर महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। विश्व के ऐसे क्षेत्र जहां पर अनुकूल जलवायु पाई जाती है वहां जनसंख्या का फैलाव और वितरण दोनों अधिक देखने को मिलते हैं या जनसंख्या का वितरण अधिक पाया जाता है। इसके विपरीत यदि हम देखें जहाँ कठोर जलवायु संबंधी दशाएं देखने को मिलती हैं, या तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है या बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है या बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है या बहुत कम बरसात हो रही है, ये सारी ऐसी दशाएं हैं जो विपरीत जलवायु के रूप में जानी जाती हैं। तो ऐसी विपरीत जलवायु परिस्थितियाँ जहाँ हमें देखने को मिलेंगी वहाँ जनसंख्या का बसाव बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, विश्व के जितने भी मरुस्थलीय भाग हैं विपरीत जलवायु के क्षेत्र है, अत्यधिक गर्मी पड़ती है। विश्व के जो ध्रुवीय क्षेत्र है जिनको हम टुंड्रा प्रदेश के रूप में जानते हैं, वर्ष भर बर्फ जमी रहती है तो विपरीत क्षेत्र के रूप में शामिल किए जाते हैं। विश्व के जो भूमध्यरेखीय भाग हैं रोजाना बरसात होती है, अधिक आर्द्रता पाई जाती है, तो विपरीत जलवायु वाले क्षेत्र हैं। तो ऐसी सभी परिस्थितियां जहां देखने को मिलेंगी वहाँ निश्चित रूप से प्रतिकूल जलवायु का परिलक्षण होगा, और जहाँ जहाँ प्रतिकूल जलवायु की स्थितियाँ हमें देखने को मिलेंगी निश्चित रूप से वहाँ पे जनसंख्या का वितरण जो होगा कम पाया जाएगा। इसके विपरीत यदि हम देखें कि भाई जहाँ जलवायु अनुकूल पाई जाती है वहाँ क्या होने वाला है, तो जहाँ जलवायु अनुकूल होगी स्वाभाविक रूप से वहाँ जनसंख्या का वितरण अधिक देखने को मिलेगा, क्योंकि मनुष्य के अनुकूल दशाएं देखने को मिल रही है। प्राचीन काल से यदि हम देखें भूमध्य सागरीय जलवायु वाले जो क्षेत्र हैं वो ज़्यादा बसाव की स्थिति को दर्शा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन क्षेत्रों में प्राचीन काल से सुखद जलवायु पाई जाती है, न तो ज़्यादा ठंड पड़ती है न ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो मानवीय बसाव के लिए मानव के लिए आदर्श जलवायु की स्थिति हमें देखने को मिलती है। तो ऐसी परिस्थितियों के कारण भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र हैं प्राचीन काल से ही ज़्यादा बसाव की स्थिति को दर्शा रहे हैं, और इन क्षेत्रों में हमें अधिक जनसंख्या वितरण की स्थिति भी देखने को मिलती है। जलवायु के अंदर 3 कारकों को शामिल किया जाता है, तापमान को शामिल किया जाता है, वर्षा को शामिल किया जाता है, और साथ साथ में हम चर्चा करें कि जो आर्द्रता है उसके प्रकारों को शामिल किया जाता है। अब जहां तापमान बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है या बहुत कम देखने को मिल रहा है, दोनों ही विपरीत परिस्थितियां हैं, और दोनों ही विपरीत परिस्थितियां जहां होंगी उन विपरीत परिस्थितियों वाले क्षेत्र में जनसंख्या का वितरण ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि उन क्षेत्रों में मनुष्य बसना ही नहीं चाहता, और जब मनुष्य बसना नहीं चाहेगा तो ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या का फैलाव कम मिलेगा। तो जो अधिक तापमान वाले क्षेत्र हैं यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र, सीधी बात हम ऐसा कहें,
या फिर जो बहुत कम तापमान वाले क्षेत्र हैं, यानी कि जो ध्रुवीय प्रदेश है, टुंड्रा प्रदेश क्षेत्र हैं, इन दोनों में ही तापमान की अधिकता और तापमान की कमी की स्थिति हमें देखने को मिलती है। तो ऐसी विपरीत परिस्थितियां जनसंख्या बसाव को प्रभावित करती है और इसी कारण इन क्षेत्रों में जनसंख्या का वितरण या फैलाव कम देखने को मिलता है। दूसरी ओर हम चर्चा करें वर्षा की स्थिति। देखिए, किसी भी क्षेत्र में वर्षा का जो स्वरूप होता है वहां निवास करने वाले लोगों के लिए एक आधारभूत कारक होता है। क्षेत्र विशेष में पर्याप्त वर्षा का होना आवश्यक होता है। यदि पर्याप्त वर्षा नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में मानवीय बसाव के लिए प्रतिकूलता उत्पन्न हो जाती है। तो विश्व के ऐसे क्षेत्र जिनमें बहुत ज़्यादा बरसात होती है या फिर बहुत कम बरसात होती है, दोनों ही परिस्थिति वाले क्षेत्र जो होते हैं वो मानव बसाव के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं होते। इसी कारण ऐसे क्षेत्रों में कम जनसंख्या वितरण और फैलाव पाया जाता है। इसके विपरीत जहां वर्षा अनुकूल पाई जाती है, न तो कम बरसात होती है न ज्यादा बरसात होती है, तो जो मध्य अक्षांशीय भाग हैं वो विशेष रूप से ऐसी परिस्थितियों को दर्शाते हैं कि न तो वर्षा की कमी देखने को मिलती है और न ही वर्षा की अधिकता देखने को मिलती है। तो ऐसे क्षेत्र मानवीय बसाव के दृष्टिकोण से अनुकूल क्षेत्रों के रूप में होते हैं और अनुकूल क्षेत्र होने के कारण इन क्षेत्रों में ज़्यादा लोग बसना पसंद करते हैं, ज़्यादा लोग रहना चाहते हैं। इसी कारण ऐसे क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या वितरण की प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है। ये जलवायु संबंधी कारक था। इसके अलावा आर्द्रता संबंधी कारक की चर्चा कर लें या फिर हम वायुदाब, वायु परिसंचरण संबंधी दशा उनकी चर्चा कर लें, तो ये सारी स्थितियाँ ऐसी होने वाली हैं जहाँ पर हमें जनसंख्या का वितरण जो है, यदि अनुकूल दशाएं हैं तो अधिक वितरण देखने को मिलेगा और यदि प्रतिकूल दशाएं हमें देखने को मिल रही है तो निश्चित रूप से जनसंख्या का जो वितरण या फैलाव होगा वो कम देखने को मिलने वाला है। भौतिक कारकों के अंदर तीसरा जो कारक था, जल की उपलब्धता। जल ही जीवन है, जल बिना कुछ भी नहीं है। एक साहित्यकार थे रहीम जी, उन्होंने कहा था, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून पानी गए, बिन पानी सब सून पानी गए, न उबरे मोती मानस चून। यानी बिना पानी के कुछ भी संभव नहीं है। तो पानी जहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा वहाँ जनसंख्या फैलाव की प्रक्रिया भी अधिक होगी। उन क्षेत्रों में लोग अधिक मात्रा में बसना पसंद करेंगे। लेकिन जहाँ पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होगा वहाँ लोग बसना पसंद नहीं करेंगे। तो जिन क्षेत्रों में अनुकूल जल उपलब्धता की दशाएं पाई जाती हैं वहाँ पर जनसंख्या का जो वितरण मिलता है वो अधिक मिलता है, वहाँ जनसंख्या का जो फैलाव पाया जाता है अधिक पाया जाता है। इसके विपरीत यदि पानी की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है तो ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या का वितरण और फैलाव दोनों ही हमें कम देखने को मिलेंगे। तो जल की जो उपलब्धता होती है वो भी किसी क्षेत्र के अंदर जनसंख्या वितरण और फैलाव को नियंत्रित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक सिद्ध होती है। तो भौतिक कारकों के रूप में हमने 3 कारकों की चर्चा की। भू आकृति यानी धरातल की बनावट कैसी है, दूसरा जलवायु संबंधी चीज़ों की हमने चर्चा की। जलवायु के अंदर हमने तापमान, वर्षा और जो आर्द्रता संबंधी दशाएं थी उनकी चर्चा की, और जल उपलब्धता की हमने चर्चा की। इसके साथ साथ में किसी भी प्रदेश की जो अवस्थिति होती है उसका भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के रूप में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। आप अवस्थिति का मतलब समझिए, अवस्थिति क्या होती है। अवस्थिति का मतलब होता है किसी क्षेत्र विशेष की ग्लोब पर स्थिति क्या है, ग्लोब पर अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति क्या है। अब अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति का जनसंख्या वितरण या फैलाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जनसंख्या वितरण और जो फैलाव है उसका अक्षांशीय स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अक्षांशीय स्थिति के द्वारा ही हमें अनुकूल और प्रतिकूल दशाओं का निर्धारण किए जाने का स्वरूप देखने को मिलता है। कैसे? यदि अक्षांशीय स्थिति निम्न अक्षांशों में है तो सीधी सी बात है वहाँ पे उष्णकटिबंधीय जलवायु देखने को मिलेगी। यदि अक्षांशीय स्थिति उच्च अक्षांशों में है तो सीधी सी बात है वहाँ पे ध्रुवीय जलवायु देखने को मिलेगी। और आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि या तो बहुत गर्म क्षेत्र होंगे या बहुत ठंडे क्षेत्र होंगे, तो दोनों ही मानवीय बसाव या वितरण के दृष्टिकोण से प्रतिकूल क्षेत्रों के रूप में शामिल किए जाएंगे। अब उष्णकटिबंधीय स्थिति वाले जो क्षेत्र हैं वो गर्मी वाले क्षेत्र होंगे, ज़्यादा गर्मी वाले क्षेत्र होंगे, ज़्यादा बरसात वाले क्षेत्र होंगे। इसके विपरीत जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं वो ठंडे क्षेत्र हो गए, क्योंकि वहाँ तापमान वर्ष भर हिमांक बिंदु इससे नीचे बना रहता है, वर्ष भर वहाँ पर बर्फ जमी रहती है। तो ऐसी कंडीशन में अनुकूल जो अक्षांशीय स्थिति होगी या अवस्थिति जो होगी
वो जनसंख्या वितरण और फैलाव के लिए आदर्श सिद्ध होगी। और यदि अक्षांशीय स्थिति या अवस्थिति प्रतिकूल रूप में हमें देखने को मिलती है तो निश्चित रूप से ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या का बसाव या जो फैलाव या वितरण की प्रक्रिया है वो हमें प्रतिकूल रूप में दिखाई देगी। तो प्रतिकूल क्षेत्रों में जनसंख्या का कम फैलाव मिलेगा, अनुकूल क्षेत्रों में जनसंख्या का फैलाव अच्छा मिलेगा। मध्य अक्षांशीय भाग ऐसे होते हैं जहाँ पर न तो ज़्यादा गर्मी मिलती है, न ज़्यादा ठंड मिलती है, न ज़्यादा बरसात होती है, न कम बरसात होती है, और ज़्यादातर क्षेत्र मैदानी भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा जनसंख्या वितरण और घनत्व को नियंत्रित किया जाता है। तो ये जनसंख्या वितरण को नियंत्रित करने वाले, प्रभावित करने वाले भौतिक कारक थे जिनकी हमने यहाँ पे चर्चा की। अब हम चलते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों के। देखिए, सबसे पहले तो आपको पर्यावरण का अर्थ समझना है। पर्यावरण होता क्या है? परि प्लस आवरण। परि अर्थात हमारे चारों ओर, आवरण मतलब जो व्याप्त है। तो जो हमारे चारों ओर फैला हुआ है वही क्या है? पर्यावरण। अब हमारे चारों ओर तो सब कुछ फैला हुआ है, उसमें जीव जंतु भी आते हैं, पशु पक्षी भी आते हैं, चट्टानें भी आती है, मृदा भी आती है, पानी भी आता है। मतलब जो कुछ भी हम देखते हैं, चाहे वो जैविक हो या फिर वो अजैविक हो, पूरा का पूरा किसमें शामिल किया गया? पर्यावरणीय दशाओं। क्लासिफिकेशन अलग अलग कर दिया गया है, जैविक दशाओं के रूप में, अजैविक दशाओं के रूप में और सांस्कृतिक दशाओं के रूप में। ठीक है, वो बाद की बात है। लेकिन पर्यावरण मतलब हमारे चारों फैली जो स्थिति वो क्या कहलाएगी? पर्यावरण कहलाएगी। अब पर्यावरणीय जो कारक होते हैं उनमें मुख्य रूप से देखिए, पहला होता है संसाधनों की उपलब्धता, दूसरा होता है प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति, और तीसरा होता है मानव संसाधन संबंध। ये तीन ऐसी चीजें हैं जिनको हम पर्यावरणीय कारकों के रूप में शामिल कर सकते हैं। और इन तीनों कारकों के आधार पर जनसंख्या कैसे प्रभावित होती है, कैसे नियंत्रित होती है, इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम चलते हैं प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति के ऊपर। प्राकृतिक आपदाओं का मतलब होता है ऐसी सभी आपदाएं जो प्रकृति प्रदत्त होती हैं, प्रकृति के द्वारा उत्पन्न की गई होती हैं, अचानक आती हैं और भयंकर जनधन की हानि करके चली जाती हैं, तो उनको हम प्राकृतिक आपदाओं के नाम से जानते हैं। प्राकृतिक आपदाओं में भूकंप को शामिल किया जाता है, ज्वालामुखी को शामिल किया जाता है, सूखा को शामिल किया जाता है, बाढ़ को शामिल किया जाता है, समुद्री तूफान को शामिल किया जाता है। ये सारी की सारी दशाएं किसमें शामिल की गई है? प्राकृतिक आपदाओं। अब मैं सिर्फ आपको एक एक एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। आप कहाँ रहना पसंद करोगे? जहाँ रोजाना बाढ़ आती है या जहाँ पर बाढ़ नहीं आती? कहाँ रहना पसंद करोगे? स्वाभाविक सी बात है, जहाँ रोजाना बाढ़ आती है इसका मतलब ये अक्सर बाढ़ आती है, नहीं आती बाढ़ मतलब जहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र नहीं है। तो जहाँ अक्सर बाढ़ आने की स्थिति हमें देखने को मिलेगी, हम उन क्षेत्रों में रहना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है बाढ़ का मतलब होता है जल का अनियंत्रित प्रवाह होना। और जब जल का अनियंत्रित प्रवाह होगा तो उसकी चपेट में जितना भी क्षेत्र आएगा, जीव जंतु पशु पक्षी घर घरौंदे जो भी होंगे पूरी तरह नष्ट रह जाएंगे। तो हम ऐसे क्षेत्रों में बसना नहीं चाहते, क्योंकि हमें हानि का सामना करना पड़ेगा, नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो होते हैं जनसंख्या वितरण के दृष्टिकोण से प्रतिकूल क्षेत्रों के रूप में शामिल किए जाते हैं। जनसंख्या बसाव के दृष्टिकोण से कम जनसंख्या बसाव वाले क्षेत्रों की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। जैसे हम चर्चा करें, हमारे भारत के अंदर बिहार का अधिकांश भाग है, बंगाल का अधिकांश भाग है, उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी भाग, इनमें अक्सर बाढ़ आने की स्थिति हमें देखने को मिलती है। असम का जो ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाही क्षेत्र है, इनमें अक्सर हर साल हमें बाढ़ आने की स्थिति देखने को मिलती है। ऐसे क्षेत्रों में लोग कम बसना पसंद करते हैं। इसके विपरीत जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र होंगे वहाँ पे जनधन की हानि होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या का वितरण और फैलाव दोनों ही क्या देखने को मिलेंगे? हमें अधिक देखने को मिलेंगे। ठीक इसी प्रकार से भूकंप प्रभावित क्षेत्र जो होंगे, ज्वालामुखी प्रभावित क्षेत्र जो होंगे, साथ साथ में सूखा प्रभावित जो क्षेत्र होंगे, सुनामी प्रभावित क्षेत्र होंगे, तूफान प्रभावित क्षेत्र जो होंगे, उन क्षेत्रों में लोग कम मात्रा में बसना पसंद करेंगे, क्योंकि यदि ऐसे क्षेत्रों में लोग बसते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें इन प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। और जब प्राकृतिक आपदाओं का सामना होगा तो अपार जनधन की हानि होती है। ऐसे क्षेत्रों में लोगों का बसाव कम पाया जाता है, और लोगों के कम बसाव के कारण ही ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण भी हमें कम देखने को मिलता है। पर्यावरणीय कारकों के रूप में संसाधनों की उपलब्धता भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में शामिल की जाती है। यदि संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं तो लोगों को उनका उपयोग करने के लिए अधिक आदर्श दशाएं देखने को मिलेंगी। लेकिन यदि संसाधनों की उपलब्धता ही नहीं है
तो लोग कहाँ से संसाधनों का उपयोग करेंगे। तो जितनी अधिक मात्रा में संसाधनों की उपलब्धता होगी, जनसंख्या वितरण और घनत्व की प्रक्रिया उतनी अधिक देखने को मिलेगी। ठीक इसी प्रकार से मानव संसाधन संबंध की जो स्थिति है, यदि अनुकूल दिखाई देती है तो जनसंख्या का वितरण और घनत्व ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन यदि जनसंख्या वितरण और क्या मानव और संसाधनों संबंधों की स्थिति आदर्श नहीं है, प्रतिकूल दशाओं के रूप में देखने को मिलेगी, तो ऐसे क्षेत्रों में निश्चित रूप से जनसंख्या घनत्व और वितरण की जो प्रक्रिया होगी वो भी कम देखने को मिलेगी। भाई मानव किन क्षेत्रों में रहना पसंद करेगा जहां उसकी अधिकतम आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं, और आवश्यकताएं पूरी कौन करते हैं? संसाधन पूरी करते हैं। तो जहां पर्याप्त या प्रचुर मात्रा में संसाधन हमें देखने को मिलेंगे, वहां जनसंख्या वितरण और घनत्व दोनों ही ज़्यादा मिलेंगे। इसके विपरीत यदि कम संसाधन देखने को मिल रहे हैं या पर्याप्त मात्रा में संसाधनों की उपलब्धता नहीं हो रही, तो ऐसी स्थिति जनसंख्या वितरण और जो फैलाव की प्रक्रिया है उसको भी, उसकी कमी को दर्शाएगी। तो मानवीय दृष्टिकोण से अनुकूल क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या पाई जाती है और ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण भी अधिक पाया जाता है, जबकि मानवीय दृष्टिकोण से प्रतिकूल क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है और ऐसे क्षेत्र जनसंख्या वितरण के दृष्टिकोण से पिछड़े हुए क्षेत्रों के रूप में शामिल हो। तो आज की हमारे इस वीडियो में हमने जनसंख्या के बारे में समझा, जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं उसके बारे में समझा, साथ साथ में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 2 कारकों की चर्चा की, भौतिक या भौगोलिक कारकों की चर्चा की गई और साथ साथ में पर्यावरणीय कारकों की चर्चा की गई। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कारकों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।